नमस्कार दोस्तों, इन्वायरमेंट साइंस के सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म इन्वारो अकेडमी पे मैं सत्येंद्र चौधरी आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर सीरीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। बहुत सारे इम्पोर्टेंट सीरीज़ हमने अभी तक यहाँ पे बनाई हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट में वो सेव है। उम्मीद करता हूँ आप लोग उन्हें देख रहे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि एक ही मोटिव लेके हम चलते हैं दोस्तों, वो है जेआरएफ। हमें हर हालत में जेआरएफ करना है। एटलीस्ट 70% मार्क्स का हमारा टारगेट है, वो हम अचीव करेंगे। इस सीरीज़ में भी हम यही लक्ष्य, यही मोटिव लेके चलेंगे कि हमें कोई भी क्वेश्चन जो है वो नहीं छोड़ना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। इसके लिए हम क्या करेंगे, यूनिट वाइज एक एक यूनिट को उठाएंगे और उसके सारे प्रीवियस ईयर के जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, जितनी भी प्लेलिस्ट हमने बनाई है जिनमें उसमें जितनी वीडियो सेव हैं, प्लीज़ वन बाय वन सभी को देखिए और अपने नोट्स बनाइए। जो चीज़ समझ में नहीं आता है, कोई पॉइंट आप मुझसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली हम उस पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम अभी यूनिट 10th हमने शुरू की है। इसका पहला पार्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है ये असर्शन और रीज़न पे बेस्ड है, और इन्होंने असर्शन दिया है लैंड यूज चेंज है वो इम्प्लीकेशन और फॉर क्लाइमेट, और रीज़न दिया है द रेडिएक्टिव फ्लक्स गेट मॉडिफाइड। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं यहाँ पे, और हमारे जो इन्होंने आर यानी कि जो रीज़न दिया है वो सही एक्सप्लेनेशन है ए की, यानी कि असर्शन की। A significant effect of climate change on account of global warming on terrestrial plant will be on। तो अगर आप स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा का ग्लोबल वार्मिंग से बहुत एक डायरेक्ट आप रिलेशन देख सकते हैं कि भाई टेम्परेचर, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। स्टोमेटा का काम क्या है, वो बेसिकली आपके वाटर रेगुलेशन में हेल्प करता है और गैसेस में एक्सचेंज में हेल्प करता है प्लांट की। तो अगर ज़्यादा स्ट्रेस उस पर पड़ेगा तो डेफिनेटली उसकी जो मैकेनिज़्म है स्टोमेटा की वो चेंज होगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ए ट्री विच इज़ पॉपुलर इन सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम इन इंडिया इज सोरिया रोबस्टा। साल बेसिकली ये जो प्लांट है दोस्तों, ये इसकी जो लकड़ी है वो बहुत ही कॉमर्शियल यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं, कॉमर्शियल वुड है इसका। तो सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम में बेसिकली इस चीज़ का ध्यान रखा गया था कि आप फॉरेस्ट कवर बढ़ाओ, उसके साथ साथ में जो लोकल पीपल हैं उनकी जो इनकम है वो भी इंक्रीज हो। रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज़ द मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। SF6। दोस्तों, ये जो टेबल मैंने यहाँ पे बनाया है ना, इस टेबल का आप वर्ड टू वर्ड क्रैम कर लो, रट्टा मार लो। इस पे एक क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको मिलना ही मिलना है दोस्तों, ठीक है। लाइफ टाइम दिया है डिफरेंट डिफरेंट आपके गैसेस का, उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिया है। तो सबसे पहले केमिकल स्पीशीज देखेंगे, फिर केमिकल फार्मूला, फिर लाइफ टाइम और फिर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। 20 साल में कितना है, 100 साल में कितना है और 500 साल में कितना है। तो अगर आपने टेबल याद कर लिया तो उम्मीद करता हूँ एटलीस्ट 1 से 2 क्वेश्चन आप 100% सही करेंगे, क्योंकि कोई ही ऐसा पेपर जाता है जिसमें इस टेबल से क्वेश्चन ना आता हो। इस टेबल पे क्वेश्चन वो देते ही देते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अभी आप देखना कि इस यूनिट में इस टेबल का कितना यूज़ हुआ है, ठीक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैंने आपको बता दिया है। आइए आप याद कर लेंगे, उस टेबल को याद कर लेंगे। ये देखिए, द ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ N2O रिलेटिव टू CO2 इज।
अगर इन चारों ऑप्शन की मैं बात करूं तो सही आंसर जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो आएगा 230। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, वो मुझसे पूछते हैं कि सर टेबल में तो 230 नहीं है, तो आंसर कैसे 230 होगा। भाई ये क्वेश्चन मैंने नहीं बनाया है, ये क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन यूजीसी ने हमें दिया है। यूजीसी के चार ऑप्शन में हम काट के अपना आंसर तो नहीं लिख सकते ना। उन्हीं चारों ऑप्शन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको लग रहा है कि ये आंसर हो सकता है या ये आंसर होना चाहिए, वही आंसर होता है। ठीक है, तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान से समझने की कोशिश किया करो कि क्वेश्चन यूजीसी ने दिया है, यूजीसी ने चार ऑप्शन दे दिए, उन्हीं चार ऑप्शन में से तो हमने आंसर छांटना है। अगर 230 की मैं बात करूं तो अगर आप नाइट्रस ऑक्साइड के कॉलम पे चले जाओ, ये रहा, तो कहीं भी 230 नहीं है। ठीक, 20 साल में जो पोटेंशियल इन्होंने दिया है वो 275 दिया है, और 100 साल में 296, और 500 साल में यानी कि 500 ईयर में 156। ठीक है, ये इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इन्होंने दिया है, बट वो तो कहीं भी इन ऑप्शन में नहीं है। बट हम क्या कर सकते हैं, यूजीसी ने तो क्वेश्चन हमें दे दिया, तो इसीलिए मोस्ट अप्रोप्रिएट आप देखेंगे कि इसमें क्या दिख रहा है आपको, 230 दिख रहा है, तो हम 230 ही लगाएंगे दोस्तों। आई थिंक अब ये डाउट नहीं आना चाहिए आप में कि सर ये टेबल में नहीं है, ये तो हमने पढ़ाया नहीं ऑप्शन में, क्योंकि भाई हम ऑप्शन चेंज नहीं कर सकते। अब ये क्वेरी मुझे बहुत बार मिलती है, ठीक है, और मैं हर बार यही चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ जो मैंने आज समझाई है कि भैया जो क्वेश्चन में ऑप्शन है वो तो हम चेंज नहीं कर सकते, उन्हीं में से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर छांटना है हमें। अगला क्वेश्चन फिर से सर्शन और रीजन पे बेस है। सीएफसी डिस्ट्रॉयड ओजोन मॉलिक्यूल्स इन स्ट्रेटोस्फीयर, और सीएफसी हैज़ वेरी हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, बट जो एक्सप्लेनेशन है वो सही नहीं है। सीएफसी ओजोन को डिस्ट्रॉयड करती है, ये बिल्कुल सही है, बट इसका रीज़न ये है कि इसमें क्लोरीन मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो है वो ओजोन डिप्लीशन को एक्सीलरेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यान से आपने लगाना है कि भाई दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, बट जो एक्सप्लेनेशन दी है इन्होंने वो सही नहीं है। द परमिसिबल आर्सेनिक लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर इज, यहाँ पे अगर आप देखो तो चारों के चारों ऑप्शन जो हैं वो गलत है। ठीक है, ध्यान से सुनना मुझे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जो हमारे स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आर्सेनिक का जो वैल्यू है वो 10 ppb होना चाहिए हमारे वाटर में। इट इज़ ए परमिसिबल वैल्यू। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म होती हैं, उनको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो परमिसिबल वैल्यू क्या है, 10। अब ये चीज़ देखिए, एक चीज़ दी परमिसिबल वैल्यू, एक दी मैक्सिमम लिमिट। अब यहाँ पे हम आर्सेनिक पे ही आ जाते हैं। कहाँ गया आर्सेनिक भाई, ये रहा 12वां नंबर। तो परमिसिबल लिमिट इतना होना चाहिए, मैक्सिमम लिमिट। मैक्सिमम लिमिट का आपका क्या मतलब है, देखिए ये कहा गया है स्टैंडर्ड में कि 10 ppb से ज़्यादा आर्सेनिक नहीं होना चाहिए, उन्होंने तो कह दिया। बट अगर आपके पास में कोई अल्टरनेट सोर्स नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए मैक्सिमम लिमिट दी जाती है कि ठीक है भाई, आपके पास में अगर अल्टरनेट सोर्स नहीं है कोई पानी पीने का, ड्रिंकिंग वाटर का, तो आप यहाँ तक देख सकते हैं। तो इन्होंने इसे दे दिया 50 ppb। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। तो द परमिसिबल आर्सेनिक लेवल इन ड्रिंकिंग वाटर इज, तो अगर परमिसिबल वैल्यू की आप बात कर रहे हो तो चार ऑप्शन गलत हैं। बट अगर आप ये देखें कि भाई मैक्सिमम वैल्यू, तो ऑप्शन बी
इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है भाई। ठीक है, स्टेटमेंट इन्होंने परमिसिबल आर्सेनिक की दी है, वैल्यू इन्होंने मैक्सिमम उसकी दी है। तो डेफिनेटली इन चीज़ों का भी आपने ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू द इंक्रीजिंग एनर्जी यूज द ओजोन लेयर और आर्कटिक इज। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन की आप बात करो तो क्या उसका एनर्जी यूज से कोई सीधा रिलेशन है? नहीं है। ठीक, क्यों नहीं है? क्योंकि भैया ओजोन डिप्लीशन हो रही है CFCs की वजह से। ठीक, जिसमें भी CFCs जैसे मॉलिक्यूल होंगे वही सब्सटेंस जो है ओजोन को डिप्लीट करेगा। ये एक क्रिस्टल क्लियर लाइन हमें पता है। बट कहीं ना कहीं इसका संबंध है ठंड से। ठंड से मतलब आपका विंटर से या कोल्ड टेम्परेचर से। और कोल्ड टेम्परेचर का सीधा सीधा संबंध है ग्लोबल वार्मिंग से। ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, बाद में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन का भी देंगे। ये हमारी धरती है। ठीक है, धरती में बहुत सारी लेयर्स हैं, आपको पता है। अगर एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन की बात करो, ट्रोपोस्फियर में हम रहते हैं। और तो चलो इसके ऊपर हमने एक ट्रोपोस्फियर बना दिया, इसके ऊपर हमने एक स्ट्रेटोस्फियर बना दिया। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यहाँ पे जो है हीट ट्रैप हो रही है, इस एरिया में हीट ट्रैप हो रही है ट्रोपोस्फियर में। और ट्रोपोस्फियर में हीट ट्रैप होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक, अगर हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो क्या होगा, एक जगह पे गर्मी होगी, दूसरी साइड पे जो है टेम्परेचर कम हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है, ये तो कॉमन सा एक फिनोमिनन है, सभी को पता है। तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर का टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। और स्ट्रेटोस्फियर का जो टेम्परेचर है वो लोअर स्ट्रेटोस्फियर में धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। पहले हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होती थी, अब नहीं हो रही है। तो यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है। टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा है तो उसका सीधा सीधा रिलेशन जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग रिएक्शन से है। और ओजोन डिप्लीटिंग रिएक्शन की वजह से ओजोन डिप्लीट हो रही है। ठीक, तो कहीं ना कहीं पे एनर्जी का यूज जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसका संबंध जो है वो ओजोन लेयर में समझाने की कोशिश की है। शायद कुछ लोग बच्चों ने पकड़ ली होगी, ये बात समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं होता है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए मुझे। अगर मुझे लगा कि हाँ मुझे ये चीज़ दोबारा से फिर से फुल फ्लेज समझानी चाहिए तो आई विल ट्राई माई बेस्ट, और इस पे मैं एक फुल फ्लेज लेक्चर बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको एक कॉन्सेप्ट जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बट आई थिंक यहाँ पे भी आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है असर्शन और रीजन से बेस्ड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वेटलैंड से। वेटलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एक इकोलॉजिकल सिस्टम है, क्योंकि ये बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। तो वेटलैंड को हम इकोटोन बोलते हैं, क्योंकि ट्रांजिशन जोन होता है बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम। बिल्कुल सही चीज़ है। और रीज़न दिया है, वेटलैंड आर बायोलॉजिकली रिच डायनेमिक जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू डिफरेंट इकोसिस्टम। जो मैंने बताया वही इन्होंने रीज़न दिया है। तो डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट सही हैं और आपकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है फिर से कह रहा हूँ पूछ सकते हैं। और जितनी एक्सप्लेनेशन की मुझे ज़रूरत लगेगी कि मुझे किस लेवल तक आपको समझाना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया समझ में ना आया तो वो भी गलत हो जाता है। कम एक्सप्लेन किया और वो चीज़ पकड़ में ही ना आ पाई तो भी गलत है। इसलिए आपका एक एक व्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने व्यू कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताएं।
दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका हर लाइक हमारे लिए एक एज ए ब्लेसिंग है, हम ब्लेसिंग की तरह काउंट करते हैं, उतना ही मोटिवेशन हमें मिलता है। तो दोस्तों सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी बेस्ट विशेज़ आपके साथ में है। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।